स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शबनम खान। तो आज हम आपकी क्लास, आपकी जो कक्षा है वो सातवीं कक्षा में विषय इतिहास पढ़ाएंगे। अब इतिहास विषय के अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, जिसका हम देखेंगे अंतिम चरण, क्योंकि कल के पीरियड में हमने इसका तीसरा चरण देखा था। इस चरण के अंतर्गत हमने 2 मुद्दे देखे थे। अब उसके आगे के बचे हुए मुद्दे हम इस पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा पिछले मुद्दों पर गौर करेंगे। तो देखेंगे कि हमने क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में कई मुद्दे देखे हैं, जिसके अंतर्गत हमने ये सीखा, हमने ये समझ आया कि कैसे इस संस्कृति का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जिसमें हमने मुद्दे देखे थे कि चेर और मलयालम भाषा का विकास, उसमें हमने देखा कि कैसे उस भाषा के सह संबंध से हम एक क्षेत्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखे थे शासक और धार्मिक परंपराएं, जिसके अंतर्गत हमने सबसे महत्वपूर्ण एक संप्रदाय देखा था जिसका नाम था जगन्नाथ संप्रदाय। उस संप्रदाय के अंतर्गत उसमें बताया गया है कि किस तरह से जगन्नाथ संप्रदाय का प्रस्थापित हुआ और उसका जगन्नाथ जी का मंदिर बना। उस मंदिर के अंतर्गत किसका शासन काल रहा, कैसे कैसे शासक उस पर नियंत्रण रखना चाहते थे, क्योंकि मंदिर पे नियंत्रण रखने की वजह से उन्हें क्या मिलेगा, जनता का भी सपोर्ट आसानी से मिल जाएगा। ये हमारा मुद्दा था। फिर हमने उसके बाद देखा था आगे बढ़ते हुए राजपूत और शूरवीरों की परंपराएं। इस मुद्दे में हमने देखा कि राजपूत लोग कहाँ से आए थे, कैसे रहते थे। इन्होंने राजस्थान में अपना अस्तित्व बताया है और राजस्थान में माना जाता है कि बहुत सारे आधे से ज़्यादा लोग जो है वो राजपूत ही कहलाते हैं, राजपूत ही होते हैं। तो ये राजस्थान में रहते थे। फिर इनमें इसके बाद इन राजपूतों ने शूरवीरों की जो गाथाएं हैं, उनके जो क्या बोलते हैं उसे, उनके जो शहीद होने की जो कहानियां हैं, ये सारी बातें, उनके युद्ध में जो भी उन्होंने बलिदान दिया है, उन बलिदान की कहानियों का जिक्र राजपूतों ने याद के तौर पर कहानियों के जरिए बचा के रखा है, ताकि लोग उससे सीख ले और उनके कार्यों की तरफ आकर्षित हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था क्षेत्रीय सीमांतों से परे एक कहानी देखी थी, जो थी कथक नृत्य की कहानी। अब इस कथक नृत्य के अंतर्गत हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि कथक नृत्य कैसा होता है, उसकी शैली क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। विदेशियों ने उसे नापसंद किया था। फिर कथक नृत्य को आज शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत जिसका नाम है वो है, सब नृत्यों में एक कथक नृत्य भी इसका नाम इसमें दर्ज किया गया है। ठीक है, फिर हमने कल देखा था संरक्षकों के लिए चित्रकला, जिसके अंतर्गत लघु चित्रों की परंपरा देखी थी, जिसमें हमने बताया था कल कि संरक्षकों के लिए ये चित्रकला कौन सी, लघु चित्रकला एक परंपरा थी। लघु चित्र बोले तो छोटे आकार के चित्र, कल बताया है ना कि छोटे आकार के चित्र होते हैं जिसमें हल्के नीले रंग होते हैं। फिर लघु चित्र कैसे मुगलों के शासनकाल में अकबर बादशाह, जहांगीर और शाहजहां ने मुगल संरक्षकों को संरक्षण प्रदान की थी, वो चित्रकार चित्र बनाया करते थे, लघु चित्र। ठीक है, फिर बाद में हमने देखा बंगाल में हमने विशेषकर एक क्षेत्रीय भाषा का विकास के बारे में देखा कि बंगाल में कौन सी भाषा का विकास हुआ है। जैसे कि बंगाल में संस्कृत भाषा का विकास हुआ, लेकिन बंगाली लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, तो संस्कृत भाषा आई कहाँ से।
तो फिर बाद में बताया गया कि जो एक शासनकाल थे, अकबर ने जो थे वो बंगाल को जीता था, तब उन्होंने फारसी लेके आए। फिर एक शासनकाल आया जिन्होंने पंडित जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के जरिए हमें सांस्कृतिक और भाषीय उनकी भाषा की जानकारी हुई, और फिर वो लोग उनके भाषा के शब्द भी हमारे बंगाली भाषा में बंगाल में आने लगे। तो ये तय हुआ कि भाई जो बंगाल है वो सारी भाषाओं का एकजुट क्षेत्र बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा, मतलब इस मुद्दों के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। ठीक है, फिर चाहे वो क्षेत्रों के जरिए हो, भाषा के जरिए हो, कपड़ों के जरिए हो, खान पान के जरिए हो, ये निर्माण। ठीक है, अब इसके आगे का जो आज हमारा मुद्दा है, वो मुद्दे में हम इस संस्कृति को कंटिन्यू करते हुए एक मुद्दा देखेंगे, जो मुद्दा है पीर और मंदिर। ठीक है, हमारे आगे का मुद्दा आज है पीर और मंदिर। ठीक है, तो पीर और मंदिर ये हमारा आज का मुद्दा है। अब इस मुद्दे में हम देखेंगे कि क्षेत्रीय संस्कृति किस तरह से यहाँ पर पीर और मंदिरों ने क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण में क्या भूमिका निभाई। ठीक है, तो पीर, अब ये जो पीर शब्द है, ये पीर शब्द क्या है? ठीक है ना, ये नया शब्द है। मंदिर के बारे में तो पता ही है सबको, है ना। तो ये है पीर। पीर यह एक फारसी शब्द है। फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? आध्यात्मिक मार्गदर्शक। अर्थ क्या है? आध्यात्मिक मार्गदर्शक। ठीक है, यह है पीर। अब हम इसके में देखेंगे कि पीर समझ में आया ना। आध्यात्मिक मार्गदर्शन होता है कि अध्ययन बहुत होता है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा, जो लोग ज्ञानी होते हैं वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन अध्यात्म के जरिए देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीर। अब हम पीर और मंदिर के अंतर्गत हम देखेंगे कि क्या ये पीर की क्या भूमिका थी, मंदिरों का क्या हुआ, जिसमें क्षेत्रीय संस्कृति निर्माण हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि 16वीं शताब्दी, क्या 16वीं शताब्दी के में क्या लोग जो थे, वो लोग बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल जो कम उपजाऊ जगह है वो छोड़कर अधिक उपजाऊ जगह पर जाके प्रवास करने लगे थे। तो अधिक उपजाऊ जगह बंगाल में कहाँ है? दक्षिण पूर्वी बंगाल। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर ये हमने बता दिया, तो हम नहीं लिखते। क्या है देखो, 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी के बारे में बता देती हूँ। 16वीं शताब्दी में लोग क्या कर रहे थे? पश्चिमी बंगाल छोड़कर कहाँ जा रहे थे? दक्षिण पूर्वी बंगाल, जहाँ ज्यादा उपज होती है, ऐसे यहाँ पर जाके ये लोग प्रवास करने लगे। तो जैसे जैसे ये पूर्व की ओर बढ़ने लगे, जैसे जैसे लोग पूर्व की ओर बढ़ने लगे, यहाँ बढ़ते बढ़ते ये लोग जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ने लगे, प्रवास करना शुरू किया, तो यहाँ पर जो जंगल थे वहां पर, जैसे पश्चिम बंगाल के जो जंगली इलाके में ये लोग प्रवास कर रहे थे, जंगली इलाके और दलदली मार्ग पर। ठीक है, कहाँ पर? जंगली इलाके और दलदली मार्ग पर पश्चिम पूर्वी बंगाल के। तो जैसे जैसे ये लोग आगे अपने प्रवास करने लगे तो जंगल साफ करने लगे। ठीक है, साफ करते करते ये लोग क्या करने लगे? साफ करते करते यहाँ पर इन जंगलों पर इन लोगों ने उपजाऊ जमीन होने की वजह से यहाँ पर
अपना एक खेती करना शुरू किया। और यहाँ पर खेती उन्होंने ज्यादातर की है धान की, धान जिसमें चावल, ठीक है। क्या की इन्होंने? धान की खेती, जिसके अंतर्गत किसकी सबसे ज्यादा खेती की? चावल की, ठीक है। तो ये चावल की खेती करने लगे। चावल की खेती के करने के बाद क्या हुआ? तो क्या हुआ, जो स्थानीय मछुआरे थे, वहां के रहने वाले मछुआरे तथा जो स्थानीय खेती करने वाले लोग थे, जो जनजातीय थे, वो क्या हो गए? वो किसान के समुदाय में मिल गए, है ना। फिर क्या हुआ? खेती ये ज्यादा उपजाऊ जगह की वजह से लोग खेती करने लगे। अब सिर्फ किसानी खेती नहीं कर रहे थे, वहां पर क्या कर रहे थे? वहां के स्थानीय मछुआरे और वहां के स्थानीय खेती करने वाले ठीक है, खेती करने वाले, इन्होंने क्या किया? ये किसान के समुदाय में, एक नए समुदाय में, किसानों के एक नए समुदाय में मिल गए। अब नए समुदाय में मिल गए ये लोग। यहाँ पर पता चला हमें कि इन्होंने चावल की खेती की है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हीं दिनों क्या हो रहा था? इन्हीं दिनों पर बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। क्या हुआ इन्हीं दिनों? बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण, ठीक है। अब बंगाल पर जो था वो मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर, यहाँ पर क्या बताया है? पूर्वी डेल्टा प्रदेश में क्या था? पूर्वी डेल्टा प्रदेश में जो केंद्रीय भाग था, उस केंद्रीय भाग का एक नगर था, वो है ढाका नगर, ओके। ढाका नगर में मुगलों ने नियंत्रण किया और पूर्वी डेल्टा प्रदेश में ढाका नगर राजधानी स्थापित की, ठीक है, इन्होंने। अब राजधानी स्थापित कर ली। फिर उसके बाद जो वहां के अधिकारी और कर्मचारी है, वहां के लोग क्या करते थे? उपजाऊ जो भूमि है उपजाऊ जो भूमि है उसे वो खरीद लेते थे या उस पर नियंत्रण कर लेते थे, और उस पर नियंत्रण करने के बाद वो वहां पर मस्जिदें तैयार करते थे। फिर क्या करने लगे? वो मस्जिदें तैयार करने लगे। मस्जिदें तैयार करने के बाद वो मस्जिदें उनके जो धार्मिक परंपरागत जो केंद्रीय रूप में वो उनके काम आने लगी, ठीक है। यहाँ पर कर्मचारी और ये लोग क्या है? मस्जिदें तैयार करने लगे। यहाँ पर मस्जिदें तैयार बनाई गई, ठीक है। हम ये पॉइंट साथ साथ बता देते ताकि अच्छे से क्लियर हो, हाँ, इसलिए लिख दिया। तो मस्जिदें तैयार कर रही। फिर क्या है? प्रारंभ में बाहर से जो आकार, यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों, जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अस्थिर हो गई थी। अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए क्या करने लगे? कुछ व्यवस्था चाहते थे वहां के लोग, तो व्यवस्था चाहते थे। तो ये जो सुख सुविधाएं और इसका आश्वास जो है, लोगों की जो सुख सुविधाएं थी, उन्हें समुदाय के नेता द्वारा प्रदान की जाती थी। सुख सुविधाएं किसके द्वारा? समुदाय के नेता द्वारा प्रदान की जाती। नेता, उस प्रारंभ में वो जो नेता थे, वो नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका निभाते थे, और ये भूमिका अदा करते थे, निभाते थे। तो ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां होती थी। क्या है? यहाँ पर नेता लोग जो थे वहां के, वो उनके पास अलौकिक शक्तियां
ठीक है। अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी, उनके पास क्या हुआ करती थी, अलौकिक शक्तियां हुआ करती थी, और लोग उन्हें इन्हीं शक्तियों की वजह से उन्हें उन समुदाय के जो नेता थे, वो जो नेता थे उनको पीर कहा करते थे, जिन्हें क्या कहते थे, पीर। ठीक है, उन्हें क्या कहते थे, पीर कहते थे। ठीक है, अब यहाँ पर पीर, यहाँ पर ये लोग कहने लगे, हमारा पॉइंट यही है ना, पीर और मंदिर, तो पीर कहते थे। अब वहां पीर सिर्फ इन नेताओं के अलावा और किसे कहा जाता था, तो यहाँ पर पीर वो जो इस श्रेणी में कौन, पीरों की श्रेणी में कौन कौन आते थे, तो पीरों की श्रेणी में समुदाय के नेता, समुदाय के नेता के साथ साथ संत सूफीज जो रहते थे वो भी, फिर उन्हें भी पीर कहा जाता था। उसके बाद साहसी जो उपनिवेशी होते थे वो, और देवताओं को जो समर्पित हो जाते थे उन्हें भी पीर कहा जाता था। इसके साथ साथ विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवताओं को भी पीर कहा जाता था। यहाँ तक कि यहाँ पर जीवंत आत्माओं को भी पीर कहा जाने लगा। ठीक है, पीर की पूजा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो गई, फिर यहाँ पर पीर कहा जाने लगा और इनकी पूजा पद्धति क्या हुई, पूजा पद्धति लोकप्रिय हुई। पद्धति लोकप्रिय हो गई, इनकी पूजा पद्धति लोकप्रिय हो गई। लोकप्रिय होने के बाद ये क्या हुआ, और फिर लोकप्रिय हो गई और इनकी मज़ारें बंगाल में बनाई गई, जो आज भी हमें बहुत सारी देखने को मिलती है मज़ारें। ठीक है, मज़ारें बनाई गई है जो आज भी देखने को मिलती है। अब इसके बाद 15वीं शताब्दी, अब इसके बाद 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में मंदिर जो है, मंदिर बनाने का दौर बहुत जोरों शोरों से चला। क्या हुआ, मंदिर बनाने का, मंदिर का दौर बहुत जोरों शोरों से चला, और 16वीं शताब्दी से मंदिर बनाने का दौर चलते चलते 15वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी पे ये ठंडा पड़ गया। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये मंदिर बनाने का दौर शुरू था। अब इस दौर के अंतर्गत क्या होता था कि बंगाल के जो साधारण कैसे मंदिर बनते थे, ये साधारण ईंटों, रेती और मिट्टी और गारे, इन सब को लेकर मंदिर बनते थे, इन सभी से मंदिर बना करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, अनेक मंदिर जो थे ना, वो जो निम्न सामाजिक सामूहिक, जैसे कालू, जैसे कि कैसे कौन कौन बनाते थे मंदिर, कालू बोले तो तेली लोग जो होते थे। ठीक है, कालू जो तेली, और इनके साथ साथ यहाँ पर कंसारी, ये जो जनजाति है, ये साधारण से लोग यहाँ पर मंदिर बनाए जाते थे। कंसारी जो घंटा धातु के कारीगर होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, ये इनके समर्थन से बनाए गए। फिर क्या हुआ, फिर यूरोप की व्यापारी कंपनियां आई। इसके बाद क्या हुआ, ये मंदिर बनाए इनके समर्थन में। फिर यूरोप की व्यापारी कंपनियां, यूरोप की व्यापारी कंपनियां आई तो नए आर्थिक अवसर भी पैदा हो गए। कंपनियां आई तो फिर आर्थिक अवसर पैदा होने की वजह से जो ये साधारण सामाजिक जो समूह के लोग थे, ये क्या हुआ, इनके परिवार ने अन्य अवसरों का लाभ उठाया। मतलब इन कंपनियों के जरिए इनके परिवारों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ, जिस लाभ की वजह से क्या हुआ, फिर ये लोग अपनी साधारण स्थिति से अच्छी स्थिति में आ गए। अब अच्छी स्थिति आ गई तो
फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे ये लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक जो स्थिति थी वो सुधरने लगी, और फिर सुधरने के बाद इन लोगों ने जो स्मारक का निर्माण है उसके माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा को बताया। जैसे कि जो स्मारक जो साधारण तरीके से बनाई जाती थी मंदिरों में, उन्होंने अच्छे तरीके से बनाना शुरू किया जिससे उनकी प्रतिष्ठा दिखे। ठीक है, तो क्या हुआ फिर, तो पहले क्या है कि इन्होंने फिर क्या किया, फिर जो स्थानीय देवी देवता थे, पहले गांव में क्या होता था, छान छप्पर के वाली झोपड़ियां इनकी पूजी जाती थी। मतलब पहले मंदिर छान छप्पर के जैसे झोपड़ियों में बनते थे, फिर उनको ब्राह्मणों द्वारा मंदिरों को स्थापित की जाने लगी, वहां पर ब्राह्मण स्थापित करने लगे। फिर इन मंदिरों की जो शक्ल है वो बंगाल के छप्पर द्वार झोपड़ियों की तरह दो चारा। अब बंगाल की छप्पर जैसे देखो आपके चित्र नंबर 14 में दिया हुआ है, चित्र नंबर 4 में दिया हुआ है, एक दो छतों वाली झोपड़ियां कैसी थी बंगाल में, दो चाला और चौचाला, मतलब दो छतों वाली, चौचाला 4 छतों वाली, इस तरह की ये झोपड़ियां हुआ करती थी। तो अब इसके कारण क्या था, मंदिरों की जो स्थापना थी वो स्थापना कला की विशिष्ट बंगाली शैली के प्रादुर्भाव था। मतलब जो इन्होंने क्या किया, फिर ये जो इसके प्रभाव उन मंदिरों की बनावट पर पढ़ा। कैसे पढ़ा कि जो अपेक्षाकृत, मतलब वो प्रभाव कैसे पड़ा कि जो अधिक जटिल, यानी जो 4 छतों वाली कैसे बनाई गई मंदिरें, 4 छतों वाली ढांचे में त्रिकोणीय आकार की छतें बनाई गई और 4 दीवारें रखी गई। मतलब 4 छतें बनाई गई, 4 छतें 4 दीवारों पर रखी गई। चाला के हिसाब से 4 छतें 4 दीवारों पर रखी गई है ना, रखी जाती थी, फिर रखी गई, फिर रखने के बाद त्रिकोणी इस पे रखी गई आकार पर, फिर इसको रखने के लिए 4 छतें बनाई गई। फिर बाद में क्या हुआ कि जो 4 त्रिकोणी छतें 4 दीवारों पर रखी गई, जो ऊपर से तिरछी रेखा या वर्ताकार चबूतरे पर बनाई जाती थी। जो क्या थी, वर्ताकार चबूतरे पर। हाँ, तो इस तरह से ये मंदिर था कि जो फिर इस चबूतरे के ऊपर बनाया जाता था। तो क्या हुआ कि जो ये मंदिर है, मंदिर आमतौर पर एक चित्रकारी, मतलब एक सजावट भाग, मंदिर का जो अंदरूनी भाग है वहां पर सजावट नहीं की जाती थी, लेकिन मंदिर के बाहरी भाग में सजावट की जाती थी। जैसे उसकी दीवारें पर चित्रकारी की जाती थी, सजावटी टाइलें और मिट्टी की पट्टियां लगाई जाती थी। इस तरह से ये सजाया जाता था, इस मंदिरों को सजाया गया। और ऐसा पश्चिमी बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें उनका उत्कृष्ट कोटि से पहुंच चुकी थी। कहाँ पर, बांकुरा, ऐसे मंदिर बांकुरा जिले में विष्णुपुर बांकुरा जिले में विष्णुपुर के इधर ये मंदिरें की सजावट पश्चिम बंगाल में पहुंच गई थी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पॉइंट, पीर और मंदिर। अब इसके बाद हम अपना अगला मुद्दा देखेंगे। इसके बाद हमारा अगला मुद्दा होगा मछली भोजन के रूप में। ठीक है, अब आया यहाँ पर खान पान से रिलेटेड क्षेत्रीय संस्कृति, मछली भोजन के रूप में। ठीक है,
अब जो मछली थी वो भोजन के रूप में यहाँ पर कैसे आई, तो ये देखेंगे। जैसे कि मछली खाना, इनका भोजन कैसे शुरू हुआ, ये हम इस मुद्दे के अंतर्गत देखेंगे। अब देखो, परंपरागत भोजन संबंधी जो आदतें थी वो आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि जो आदतें अपनी खाने पीने की होती थी, शौक जो होते थे, वो क्या होता था कि वहां पर जो स्थानीय चीजें ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, वही हमारी खान पीन की एक चीज बन जाती थी। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो बंगाल है वो एक नदीय मैदान है। बंगाल नदीय मैदान है जहां पर मछलियां और धान्य की उपज। अब यहाँ पर बंगाल क्या है, नदीय इलाका है जहां मछली और धान, बोला ना, धान की खेती होती थी ना बंगाल में, तो यहाँ पर ये अधिक मात्रा में पाई जाती थी। इसलिए ये स्वाभाविक है कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोगों के लिए मछली जो क्या है वो गरीब लोगों के लिए मछली बहुतायत, उनकी भोजन की व्यवस्था और भोजन उनका वही हुआ करता था। ठीक है। उन्हीं भोजन की सूची में मछली और चावल उनके प्रमुख है, इसलिए बोलते हैं ना, मछली चावल बंगाल में सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है। फिर क्या है कि मछली पकड़ना वहां के जो प्रमुख धंधा हुआ करता था, मछली पकड़ना। फिर बंगाली साहित्य में मछली की जगह जगह पर उल्लेख किया गया है, जो बंगाली साहित्य है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इससे क्या हुआ, ज्यादातर क्या हुआ कि जो मंदिरों और बौद्ध की जो दीवारें हैं, मतलब इससे ज्यादा इतना जिक्र हुआ है कि जो बंगाल के मंदिरों और बौद्ध की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पर भी मछली पकड़ने वालों, मछलियों की, इनकी पिक्चर्स बनाए गए दिखाई देते हैं। तो फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हुए इसमें क्या है कि जो ब्राह्मण लोग थे, तो ब्राह्मणों का समय जो भोजन करने की जो अनुमति नहीं थी, ब्राह्मणों को मांस, मच्छी, मटन ये वगैरह खाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली लोकप्रिय थी वहां पर, तो स्थानीय आहार पे मछली लोकप्रिय थी, इसलिए जो ब्राह्मणों की लोकप्रिय थे, तो ब्राह्मण और धर्म के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने मछली खाने पर इन लोगों को ढील दे दी थी। क्यों ढील दे दी थी? क्योंकि वहां पर वो स्थानीय आहार वही था, और फिर वो ये नहीं खाएंगे तो फिर क्या खाएंगे, तो इसलिए उन लोगों ने ढील दे दी थी। जिस ढील का जिक्र हमें आगे मिलेगा कि जो बुद्ध धर्म के पुराण हैं, इसलिए ढील देने के बाद बौद्ध धर्म का जो पुराण है, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। ये पुराण जो है ना, ये 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ना। बुद्ध नहीं है वो, बृहद धर्म पुराण 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में, इसमें रचित ग्रंथ है, इस ग्रंथ में क्या हुआ कि जो स्थानीय ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछलियां खाने की अनुमति थी इस ग्रंथ में। ठीक है, क्या था, ब्राह्मणों को खास किस्म की मछलियां खाने की अनुमति थी। ठीक है, तो अनुमति थी। अब यहाँ पर फिर इनको वहां का मछली जो है वो एक खाद्य पदार्थ है, और उसे खाने का इनका मतलब खाने की एक वजह ये भी है कि वो स्थानीय जगह पर मछली ज्यादातर उपलब्ध थी, तो वहां पे खाना ये जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि मछली भोजन में कैसे आई कि वहां पर का जो स्थानीय
खाद्य है वो मछली और धान्य, इसी की वहां पर उपज ज्यादा मात्रा में होने लगी, तो खाने का एक ये जरिया यही था, इसीलिए यहाँ के ब्राह्मणों को भी इसे खाने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, तो ये था हमारे आज के दो मुद्दे, पीर और मंदिर मछली भोजन के रूप में। पीर और मंदिर के अंतर्गत हमने देखा कि पीर किसे कहते हैं। पीर जो है ये फारसी शब्द है, फारसी शब्द, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ठीक है, यहाँ पर पीर किसे कहा जाने लगा था, वहाँ के जो समुदाय के जो नेता हुआ करते थे, जो इन्हें एक शिक्षक और निर्णायक के रूप में मार्ग दिखाया करते थे, मदद की करती थी, सुख सुविधाएं दिया करते थे, और इसके साथ साथ उन्हें पीर कहा जाता था। इन पीरों की श्रेणी में हिंदू जो इन श्रेणी में क्या हुआ कि शिक्षक, इनकी श्रेणी में कौन कौन शामिल हुए, जो सूफी और संत थे, ये साहसी उपनिवेशवासियों और देवताओं के जो समर्पित थे, देवताओं को जो समर्पित थे वो लोग, उसके बाद जो जीवांत आत्माएं हुआ करती थी वो भी इस श्रेणी में शामिल हो गए। ठीक है, तो ये था इसमें पीर के इसमें हमने देखा कि ये पीर जो है ये होते थे। अब उसके बाद हमने देखा कि मछली भोजन के रूप में क्या है, कि मछली बंगाल का क्या है, मछली बंगाल में धान्य, मछली और धान्य की खेती हुआ करती थी, तो मछली पकड़ना वहाँ के लोगों का प्रमुख धंधा बन गया था, और वहाँ पर मछली अधिक मात्रा में उपज होती है, मतलब अधिक मात्रा में ये हमें जो स्थानीय रूप में ये उपलब्ध होती है, तो फिर हमारे खान पीन की आदत भी इसी पर निर्भर करेंगी, तो हमें जो अधिक मात्रा में मिलेंगी वो ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा खाएंगे। गरीब लोगों की ये एक भोजन सूची में एक प्रमुख बन गई थी, क्या, मछली और चावल, तो ये बन गई थी। फिर यहाँ के जो ब्राह्मण हुआ करते थे मंदिरों के, ये मंदिरों के लिए फिर ब्राह्मणों में जो ब्राह्मणों का जो विशेषज्ञ जो प्रमुख हुआ करता था, उन्होंने मछली खाने के बारे में इनको ढील दे दी थी ब्राह्मणों को, कि भाई तुम खा सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं खाएंगे तो फिर क्या भूखे मरेंगे, क्योंकि वहां पर ज्यादा मात्रा में मछली और चावल ही उपलब्ध थी। तो फिर इस ढील के बाद क्या हुआ, जो बुद्ध धर्म पुराण है, जो संस्कृत का ग्रंथ है, 13वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का बंगाल में रचित संस्कृत का ग्रंथ है, जिसमें ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछलियां खाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तो ये था हमारा क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण का अंतिम चरण। अब इस अंतिम चरण में हमारी क्षेत्रीय संस्कृति के निर्माण के बारे में हमारा ये पूरा अध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय में हमने सिर्फ यही देखा कि किस तरह से क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण हुआ, फिर चाहे वो चित्रकला के रूप से हो, फिर चाहे वो भाषा के रूप में हो, फिर चाहे वो नृत्य के रूप में हो, खान पान के रूप में हो, वेशभूषा के रूप में हो, व्यापार के रूप में हो, इन सभी रूपों में हमने किस तरह से क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण हुआ यह देखा। ठीक है, और यही समझा कि किस तरह से क्षेत्रीय संस्कृति हमारी देश में निर्माण हुई, और उसे अच्छी तरह समझ चुके हैं हम, और यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। तो आपको इस पर इन मुद्दों पर कौन कौन से मुद्दे हमने सीखे, और इन मुद्दे पर हमने क्या क्या हमें किस तरह की क्षेत्रीय संस्कृति मिली है, इस पर आपको कुछ संक्षिप्त पॉइंट बना के लाना है, जिसे हम अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर ही ये खत्म करते हैं। थैंक यू।